हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पर्यावरण अनुकूल आनुवंशिक संशोधन। और पिछले साल अगर देखें तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2 बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम्स में। और अगर मेंस की बात करें तो जो जीएस पेपर 3 है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इसके अलावा जो कृषि संबद्ध जो क्षेत्र है उससे हम रिलेट करके इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पर्यावरण अनुकूल आनुवंशिक संशोधन यानी जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है, जीएम क्रॉप्स हो गए, जीएम ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो वो पर्यावरण के अनुकूल कैसे हो सकते हैं, तो कृषि में इसका क्या योगदान हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है, तो ये सारी बातों को हम समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। संदर्भ देखें तो कृषि संबंधी जैव प्रौद्योगिकी यानी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में अनुसंधान एवं विकास में तेज प्रगति के साथ दुनिया के देशों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोग एवं कृषि उत्पादन के लिए विभिन्न आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को मंजूरी दी जा रही है। यद्यपि यह व्यापक रूप से दावा किया जाता है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओ कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को दूर करने में असाधारण योगदान कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ जोखिम भी संलग्न हैं। यानी इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ जोखिम भी हैं। क्योंकि यह नए जीन संयोजनों को एक साथ लाता है जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व नहीं रखते और स्वास्थ्य, पर्यावरण और गैर लक्षित प्रजातियों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से पाए नहीं जाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं उसके जीन में हम संशोधन कर देते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ नुकसान, इसके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिख सकती हैं, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस परिदृश्य में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उत्पादन शुरू किए जाने से पहले इसकी सतर्कता से जांच की जानी चाहिए। आनुवंशिक संशोधन क्या है? आनुवंशिक संशोधन जेनेटिक मॉडिफिकेशन में किसी जीव, पादप जंतु या सूक्ष्म जीव के जीन में परिवर्तन करना शामिल है। तो आनुवंशिक संशोधन क्या होता है? तो आनुवंशिक संशोधन में यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन में किसी जीव जैसे कोई प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके जीन में परिवर्तन करना शामिल है। जीएम तकनीक, जीएम टेक्नोलॉजी में वांछित विशेषताओं की प्राप्ति या उसे बदलने के लिए नियंत्रित परागण कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का उपयोग करने के बजाय डीएनए का प्रत्यक्ष हेरफेर किया जाता है। यह फसल सुधार का एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य बेहतर किस्मों का उत्पादन करने के लिए वांछनीय जीनों को जोड़ना और अवांछनीय जीनों को हटाना है। भारत में जीएम फसलों की खेती की वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारतीय किसानों ने वर्ष 2002-2003 में बीटी कपास, बीटी कॉटन, जो एक कीट प्रतिरोधी है, बीटी कॉटन जो है उसको भारत में 2002-2003 में मंजूरी मिली थी। और इसकी खास बात क्या है कि कीट प्रतिरोधी है, इसमें कीट नहीं लगते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है, उसकी खेती शुरू की गई थी 2002-2003 में भारत में। बीटी संशोधन, बीटी मॉडिफिकेशन एक प्रकार का आनुवांशिक संशोधन है जहां बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये जो बीटी है, बीटी तो उसका पूरा नाम यही है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, स्पेलिंग बैसिलस थुरिन फिर जीन GIEN जीनसिस, तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक मृदा जीवाणु से प्राप्त बीटी जीन को लक्षित फसल में प्रवेश कराया जाता है, जैसे इस मामले में इसे कपास में प्रवेश कराया गया। बीटी कपास
कपास के पौधों को नष्ट करने वाले बोलवर्म कीट के प्रति प्रतिरोधी हैं। वर्ष 2014 तक भारत में कपास की खेती के तहत शामिल क्षेत्र के लगभग 96% हिस्से पर बीटी कपास की खेती की जा रही थी। ठीक है, वर्ष 2014 तक भारत में कपास की खेती के तहत शामिल क्षेत्र के लगभग 96% हिस्से पर बीटी कपास की खेती की जा रही थी, जो भूमि एकड़ के हिसाब से भारत को विश्व में जीएम फसलों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। इसको पॉइंट फिर से हम याद करें। वर्ष 2014 तक भारत में कपास की खेती के तहत शामिल क्षेत्र के लगभग 96% हिस्से पर बीटी कपास की खेती की जा रही थी, जो भूमि एकड़ के हिसाब से भारत को विश्व में जीएम फसलों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। कपास के अलावा भारत के लगभग 50 सार्वजनिक और निजी संस्थानों में 20 से अधिक फसलों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य जारी हैं। इनमें से 13 फसलों को भारत में नियंत्रित सीमित क्षेत्र परीक्षणों के लिए अनुमोदित किया गया है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी ने बीज उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों DMH11 के पर्यावरणीय रिलीज की अनुशंसा की। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कैसे विनियमित की जाती हैं? भारत में जीएम फसलों के विकास, उनकी खेती और सीमा पार आवाजाही की प्रक्रियाओं के दौरान वृहत रूप से पशु स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा और जैव विविधता के खतरों को नियंत्रित करने के लिए सख्त विनियम मौजूद हैं। भारत में जीएम फसलों को विनियमित करने वाले अधिनियम और विनियम ये सारे हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो सारे इसको भी याद रखें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, पादप संगरोध आदेश 2003 यानी प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर 2003, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 8वां संशोधन 1988। मोटे तौर पर ये नियम निम्नलिखित विषयों को दायरे में लेते हैं। GMOs यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सभी गतिविधियाँ, GMOs के क्षेत्र और नैदानिक परीक्षण फील्ड एंड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ GMOs को जानबूझकर या अनजाने में रिलीज किया जाना, GMOs का आयात, निर्यात और विनिर्माण। GM फसलों से संबद्ध प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो पहली है पारिस्थितिक चिंताएं। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन के कारण होने वाला जीन प्रवाह ऐसे सहिष्णु या प्रतिरोधी खरपतवारों का विकास कर सकता है जिनका उन्मूलन कठिन होगा। GM फसलों से जैव विविधता का क्षरण हो सकता है और लुप्त प्राय संकटग्रस्त पादप प्रजातियों के जीन पूल प्रदूषित हो सकते हैं। आनुवांशिक क्षरण पहले ही हो चुका है क्योंकि किसानों ने पारंपरिक किस्मों के उपयोग को एकल कृषि या मोनोकल्चर से प्रतिस्थापित कर दिया है। पोषक मूल्य की हानि। अगला क्या चिंताएं हैं? पोषक मूल्य की हानि। चूंकि आनुवांशिक संशोधन फसल उत्पादन में वृद्धि, उनके जीवन काल को बढ़ाने और कीटों को दूर करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए कुछ फसलों के पोषण मूल्य से कभी कभी समझौता भी किया जाता है। पाया गया है कि मूल किस्म की तुलना में कुछ आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की भारी कमी आई। अगला चिंता क्या है? वन्य जीवन को खतरा। पादपों के जीन रूपांतरण से वन्य जीवों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित तंबाकू या चावल के पौधे, जिनका उपयोग
प्लास्टिक या फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन के लिए किया जाता है, वे चूहों या हिरणों को खतरे में डाल सकते हैं, जो कटाई के बाद खेतों में छोड़े गए फसल अवशेषों को खाते हैं। विषाक्तता का जोखिम भी है। आनुवांशिक संशोधन के बाद उत्पाद की प्रकृति में परिवर्तन के कारण यह मानव चयापचय यानी कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए एक बाहरी या अपरिचित उत्पाद बन जाता है। ट्रांसजेनिक फसलों में पाए जाने वाले नए प्रोटीन जिनका खाद्य के रूप में सेवन नहीं किया जाता है, एलर्जी कारक बन सकते हैं और विषाक्तता का खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। आगे की राह तो जीएम बीजों की अवैध खेती पर अंकुश लगाया जाए। जीएम बीजों की अवैध खेती पर अंकुश लगाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC को चाहिए कि राज्य सरकारों के साथ सहयोग करें और एक राष्ट्रव्यापी जांच अभियान शुरू करें। जीएम फसलों की जानबूझकर की जाने वाली खेती के खतरों पर कार्यवाही करें। जीएम बीजों की अवैध आपूर्ति में शामिल लोगों की जांच करें और उन पर मुकदमा चलाएं। जीएम फसलों के साथ साथ जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करें। स्वदेशी जीन बैंक देशी किस्मों को उनकी रोगों के अनुकूल बन सकने की क्षमता और निहित पोषण मूल्य के कारण संरक्षित किया जाना चाहिए। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान करने और स्वदेशी किस्मों के संरक्षण में मदद करने के लिए जीन बैंक्स की स्थापना की जा सकती है। आधुनिक और पारंपरिक प्रौद्योगिकियों का सम्मिश्रण भारत में कृषि संवहनीयता एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए कृषि के स्वदेशी तरीकों को संरक्षित करने वाले नियामक उपायों के साथ सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों का समर्थन करना आवश्यक है। निवेश को बढ़ावा देने से सभी प्रौद्योगिकी विकासकर्ता भारत के लिए प्रासंगिक फसलों में रुचि लेने और स्पष्ट नियामक ढांचे वाले प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। संवहनीयता की ओर व्यापक कदम बेहतर खाद्य विकल्प और संवहनीय सतत फसल प्रबंधन के सृजन के लिए आनुवांशिक संशोधनों को बेहतर कृषि ऋण, जल के बेहतर उपयोग और निम्न अपशिष्ट उत्पादन से संयुक्त किया जाना चाहिए। अगला, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य पर GM फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र पर्यावरणविदों के सहयोग से नियामक निकायों द्वारा अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए। अभ्यास हेतु प्रश्न है, भारत में फसलों के आनुवांशिक संशोधन की वर्तमान स्थिति का आकलन करें और इससे संबद्ध चुनौतियों के समाधान के उपाय सुझाएं। इसके अलावा देखें तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में ही पूछा गया है। हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में पुनः संयोजक वेक्टर टीके के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनः संयोजक वेक्टर टीके यानी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। इन टीकों के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो सही तो लग रहा है। दूसरा, बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है, तो मेरे ख्याल से इसमें वायरस का प्रयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का नहीं। तो देखते हैं आंसर क्या है, कौन सा सही है। तो सी, दोनों ही सही। अच्छा ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों का ही यूज़ किया जाता है वेक्टर के रूप में। अगला, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारतीय कृषि की सुरक्षा में कैसे मदद करता है? तो इसका सही उत्तर ही देख लेते हैं हम सीधा, सी यानी कि 1 और 3।
तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारतीय कृषि की सुरक्षा में ऐसे मदद करता है। पहला, एनबीए यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बायोपायरेसी की जांच करता है और स्वदेशी और पारंपरिक आनुवांशिक संशोधनों की सुरक्षा करता है। तीसरा, आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आवेदन एनबीए के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।